जी नमस्कार। मैं कलकत्ता से उमा झुंझुनवाला लिटिल थेस्बियन मेरी नाट्य संस्था है, आप सभी जानते हैं। मैं अंश पायनसीना की बहुत बहुत आभारी हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने आज मुझे इस मंच पर बुलाया। योविन, मैंने योविन का पेज खोलकर देखा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अंश ने एक अच्छी शुरुआत की है। मैंने संजय भाई को सुना, गिरिराज जी को सुना, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। कोरोना काल में हम सबको ठहरने की सीख दी है। हम ठहर गए हैं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। और मैंने अपने पिछले एक लाइव टॉक शो में ये बात कही थी, और कल आज जब मैंने गिरिराज जी को सुना तो मैंने देखा कि हम सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम जिंदगी में दौड़ते जा रहे थे। हमारी ज़िंदगी में ठहराव नहीं था, हम एक दूसरे से संवाद भूल गए थे, खुद से भी हमारा संवाद नहीं हो रहा था, खुद से भी हमारा संवाद खत्म हो गया था। तो ब्रेक लग गया है, बड़ी ज़ोरदार एक ब्रेक लग गया, और ये ब्रेक अच्छे के लिए है शायद। जो अघटित है, जो नहीं घटना चाहिए था, वैसी स्थितियाँ घट रही हैं और दुखदाई हैं, लेकिन ज़िंदगी इन सब के बीच चल रही है और चलती रहेगी। महामारी का सामना इस दुनिया ने इसके पहले भी किया है, और भविष्य में न जाने कितनी महामारियाँ भविष्य की कोख में हैं, जो कब जाने जन्म ले। तो महामारियों की वजह से हम जीना नहीं भूलेंगे। तो मैं एक बार फिर अंश पायनसीना का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने आज मंच पर मुझे बुलाया है, और उसने मुझे विषय दिया है स्त्रियों का रंगमंच, महत्व और आवश्यकता। इस विषय पर अपनी बातचीत रखने से पहले मैं सबसे पहले प्यारी देवांशी को जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहती हूँ। देवांशी, मुझे अभी मैंने देखा, मुझे नहीं पता था ये बात सही है, लेकिन मैंने अभी अंश के पेज पे देखा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो तुम्हें ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। यहीं से हमारा स्त्री विमर्श शुरू होगा। देवांशी, तुम्हें ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बहुत काम करो, बहुत काम करो, बहुत काम करो। हम सबकी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है देवांशी। मेरा पूरा लिटिल थेस्बियन परिवार, अजहर, मैं, हम सब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। अब मैं अपनी बात रखती हूँ। स्त्री होना सृष्टि है मेरे लिए। ये पूरी सृष्टि मेरे वजूद से है, मेरे स्त्रीत्व के वजूद से है। 21वीं सदी महिलाओं के बहुआयामी प्रतिभाओं की सदी है, जागरूकता और दावेदारी की सदी है। समाज, राजनीति और कला सहित जीवन का कोई भी क्षेत्र महिलाओं की दावेदारी से अछूता नहीं है। किसी भी स्त्री का इतिहास, उसके विश्वास और उसके टूटने तथा उससे उपजी मन स्थितियों के आरोह अवरोह, द्वंद्व, विषाद आदि का लेखा जोखा है। जहाँ एक स्त्री के भीतर कई कई स्त्रियां बसी होती हैं, अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ।
स्त्रियों का सत्य वही नहीं होता जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, या मैं कहूँ कि हम पर थोपा जाता है। व्यवहारिक तौर पर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा घृणास्पद होती है। व्यक्तिगत तौर पर मैं लिंग भेद के दृष्टिकोण से किसी भी विषय या चर्चा की पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक स्त्री होने के नाते किसी भी सृजन की प्रसव पीड़ा से ठीक उसी तरह से अवगत हूँ जैसे एक माँ होती है। हर औरत के लिए उस पीड़ा की अनुभूति सामान्य तौर पर एक जैसी होती है। उदाहरण स्वरूप किसी औरत या लड़की का नाटक करने जाना उसके पिता या पति, भाई या परिवार वालों के लिए स्वीकार्य नहीं हो पाता कि मंच पर जाकर लोगों के सामने वो अभिनय करेगी, नाचना गाना करेगी वगैरह वगैरह। ये सारी ना बड़ी अधर्म मानी जाती हैं। किसी तरह अगर स्वीकृति मिल जाती है तो दूसरे 50 सवाल सुरसा राक्षसी की तरह ना मुंह बाय खड़ी रहती है। मसलन डायरेक्टर कौन है, रोल क्या है, समय पे घर आ जाना, आज देर क्यों हो गई, फलाने एक्टर के साथ किस तरह का दृश्य है, रोज रोज जाना ज़रूरी है क्या, और अगर शादीशुदा है तो घर की सारी जिम्मेदारियां तय वक्त पे ही पूरी हो जानी चाहिए। रात को देर से घर आओगे तो खाना कैसे बनेगा, बच्चों की पढ़ाई का कौन ध्यान रखेगा, फलाने मर्द के साथ क्यों आई, दृश्य में दूरी बना के रखो, फलाने के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। मुझे पता है अभी आप जो भी लोग सुन रहे हैं सबको लग रहा होगा कि मैंने सबकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। कितने सारे सवाल हैं जो स्त्रियों के लिए होते हैं, सिर्फ स्त्रियों के लिए, और इसलिए उनका संघर्ष जो है ना वो दोहरा हो जाता है। इन सारे सवालों की जवाबदेही के साथ साथ रंगमंच पर अपने हस्ताक्षर को दर्ज करना मामूली बात हो ही नहीं सकती। अब भारतीय अध्यात्म के आदि इतिहास को अगर देखा जाए तो वहाँ स्त्री और पुरुष दो भिन्न इकाइयों के रूप में देखे ही नहीं देखे गए। अर्धनारीश्वर सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति है। अच्छा, आप देखेंगे कि कश्मीर में 6ठी या 7वीं सदी में लिखे गए नीलमत पुराण इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस समय स्त्रियां भी पुरुषों के समान नाटकों में भूमिका निभाती थीं और इसका आनंद भी लेती थी। तत्कालीन समाज में रंगमंच पर महिलाएं मौजूद थीं। कालिदास की शकुंतला और उर्वशी का चरित्र या क्षेमेंद्र रचित समय पत्रिका, जो स्त्री प्रधान नाटक है, औरतों की कथा को वर्णित करता है। कालांतर में दमनकारी नीतियों ने समाज की स्थितियों को एकदम बदल डाला, जिसकी वजह से स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में कटौती कर दी गई। लेकिन समय के साथ एक बार फिर ये सवाल उठने लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाए बिना समाज का विकास संभव ही नहीं है, और इसके लिए औरतों को भी समाज की संपूर्ण कलात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। पुरुष अपने विचारों और संस्कारों को साहित्य और कला के माध्यम से प्रकट करता है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होनी चाहिए। अपितु परिवर्तित सामाजिक ढांचे की जो विषमताएं और जटिलताएं हैं, उसके चलते अन्य विधाओं की अपेक्षा रंगमंच में स्वयं को घोषित करना निसंदेह असाधारण कार्य है, लेकिन असंभव कतई नहीं है। और इसलिए ये सूची मामूली नहीं, जहां महिला रंगकर्मियों की एक लंबी कतार है। अब हम एक बहुत पहले से लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने उन महिला रंगकर्मियों का भी जिक्र रखूंगी, जिससे पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना मजबूत है। तो इस सूची में आप ज़ोहरा सहगल, कुद्सिया ज़ैदी,
शांता गांधी, रशीद जहां, शीला भाटिया, दीना पाठक, अंजला महर्षि, अनामिका हक्सर, प्रतिभा अग्रवाल, लक्ष्मी चंद्रा, कपिल मल्लिक वात्सायन, क्षमा आहूजा, नीलम मानसिंह, रानी बलवीर कौर, बी जयश्री, अरुंधति राजे, एस मालती, स्वामी वर्मा, नादिरा बब्बर, अजय शैलजा, अमल अलाना, अनुराधा कपूर, गिरीश रस्तोगी, कीर्ति जैन, तृप्ति मित्रा, उषा गांगुली, त्रिपुरारी शर्मा, मंजू जोशी, कुसुम हैदर, विजया मोहता, माया कृष्ण राव, शबनम हाशमी, अरुंधति नाग, कविता नागपाल, रेखा जैन, सावली मित्रा, अमला राय, उषा बनर्जी, उमा साय, नंदिता दास, उत्तरा बावरकर, चेतना जालान, रेखा जालान, यामा शराफ, उमा जायसवाल, संचिता भट्टाचार्य, विभा रानी सिंह, शारदा सिंह, रसिका आगाशे, विश्वनाथ चौहान, गीता गुहा, देवांशी। कितने नाम, मेरा नाम भी। ये छोटी मोटी या मामूली लिस्ट नहीं है। अब आपको अगर इन सब के बारे में थोड़ा सा परिचय दूं ना तो आपको अच्छा लगेगा। एक मजबूत इतिहास आपके सामने आएगा। जोना सहगल रंगमंच की अद्भुत सितारा थी। कुत्सिया ज़ैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर कंपनी की स्थापना की और अनुवादक और रंग आयोजक के रूप में प्रसिद्ध हुई। इनका अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद शकुंतला और मृक्ष कटिकम का उर्दू अनुवाद मिट्टी की गाड़ी, इब्सन का डॉल हाउस का गुड़िया घर बहुत प्रसिद्ध हुए। आप शीला भाटिया को देखेंगे तो उन्होंने संगीत और यथार्थवादी अभिनय के द्वारा उन्होंने चरित्रों को हमेशा एक नया नया आयाम दिया। अब उत्तर भारत की जो मशहूर नौटंकी कलाकार थी गुलाबोबाई, उन्हें कौन भुला सकता है। फिर अनुवाद की श्रृंखला में नाट्य शोध संस्थान की संस्थापिका प्रतिभा अग्रवाल कलकत्ता का सबसे पहला और अग्रणी नाम है। कलकत्ता में 1947 में जब सबसे पहली बार ये रंगमंच पर और महिलाओं का पदार्पण हुआ और मारवाड़ी समाज की किसी भी महिला का अभिनय में आना उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी क्रांति थी। वैसे भी कलकत्ता की आप सुशीला भंडारी, सुशीला सिंघी और प्रतिभा दी सशक्त रूप से हिंदी रंगमंच को इन्होंने संभाला। हमारा कलकत्ता का इतिहास गौरवान्वित है इनकी वजह से। बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, फुआड़ नाच गान, शादी विवाह आदि पर होने वाली फिजूल खर्ची, दिखावाबाजी, आडंबर आदि पर खुलकर नाटक किए और मंचित हुए बहुत। और प्रतिभा दी के अनुवादों ने तो भाषाओं के मध्य सेतु का काम किया, नए नए आस्वादों से दर्शकों को परिचित कराया। ये हमारे कलकत्ता शहर का स्वर्णिम नाम है। फिर आप रेखा जैन का काम देखें, उमा सहाय का देखिए, जिन्होंने रंगमंच में एक अपना बहुत बड़ा मुकाम बनाया। मल्लिका वात्सायन ने तो नाट्य शास्त्र, नृत्य और अन्य कलाओं पर आधारित बहुत सी, शायद 20 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर, भारत एंड द नाट्य साहित्य आदि प्रमुख हैं। और अभिनेत्री उषा बनर्जी, इनको तो रंगमंच अपने पिता से ही मिली थी विरासत में। इनके अभिनीत नाटकों की भी सूची बहुत लंबी है। उसके बाद अगर हम गिरीश रस्तोगी की चर्चा करें, इन्होंने रंगकर्म की विविध पहलुओं पर काम किया। कुसुम कुमार ने हिंदी नाट्य चिंतन को, मतलब कि रंगकर्म की विविध पक्षों को लेकर ना, इन्होंने हिंदी नाटकों को एक अध्ययन की नई दृष्टि दी। इनकी किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, बहुत चर्चा हुई। फिर अभिनेत्री जो अंजला महर्षि, इन्होंने वस्त्र विन्यास पर और मंच सज्जा पे अद्भुत काम किया, मतलब कि एक नया ट्रेडिशन दिया और अपनी सशक्त पहचान बनाई। फिर हमारे शहर की एक मजबूत हस्ताक्षर उषा गांगुली।
उषा दी ने तो कलकत्ता के हिंदी मंच में धूम मचा दी थी। 70 के बाद बंगाल में मार्क्सवाद और समाजवाद ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अब चाहे बंगाली समाज हो या हिंदी समाज, पूरा बंगाल इनके प्रभाव में डूबा हुआ था। समाज और मार्क्सवाद लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया था। सारा साहित्य और रंगमंच मार्क्समय हो गया था। गणनाट्य का प्रभाव बहुत ही जनव्यापी था। इस तरह बंगाली समाज, या कहूं कि मार्क्सवाद में डूबा बंगाली समाज, पहली बार हिंदी रंगमंच के लिए बहुत बड़ा दर्शक बनकर उभरा। फिर आरंभिक दिनों में उषा दी ने बहुत गूढ़ भाषा वाले नाटकों को थोड़ा सा दूर रखा। उन्होंने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया अपने नाटकों में। इससे बंगाली दर्शक उनसे बड़े सहज रूप में जुड़े। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है एक रंगकर्मी के लिए कि वो कैसे नाटक करे। और उषा दी बहुत ही समझदार, बहुत ही दूरदर्शी, जिन्हें के दूरदर्शी एक निर्देशिका थी, जिन्होंने इतना ध्यान रखा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक कैसे पहुंच सकती हैं। महाभोज, लोककथा, इनके तो नाटकों की बहुत बड़ी सूची है। तो उषा दी अभी 23 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, लेकिन मैं मानती नहीं उषा दी का देहांत नहीं हुआ। एक कलाकार का अंत तो हो ही नहीं सकता। एक कलाकार दूसरे कलाकार के अंदर समा जाता है। तो मुझे लगता है कि उषा दी मेरे अंदर है, इसलिए उषा दी का देहांत, देह का अंत हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस परंपरा को कायम किया, स्थापित किया, उसका अंत हो ही नहीं सकता। उषा दी को हम सबकी दिल से प्यार भरी अंजलि, श्रद्धांजलि। हिंदी का रंगमंच और ख़ासतौर से कलकत्ता का रंगमंच उन्हें कभी नहीं भूल सकता, भूलना भी नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी उनके साथ एक जो साम्य है। उषा दी की का जन्मदिन 20 अगस्त, मेरा जन्म 20 अगस्त। ये बात और है कि उषा दी का जन्म 1944 है और मेरा 1968 है, लेकिन 20 अगस्त। और उषा उमा बड़ी खुश होती हूँ। अच्छा, पता है, ऐसा होना चाहिए। हम स्त्रियों के अंदर ना ये भाव होना चाहिए। हमें एक दूसरे की शक्ति, एक दूसरे की ताकत बननी चाहिए। फिर चलिए आगे चलते। अब हम बात करते हैं फिर अमल अलाना। उन्हें तो खैर अपने पिता अब्राहम अलकाजी से बेहतरीन प्रस्तुतियों का गुण और माँ रोशन अलकाजी से कलात्मक रुचि और परिधान परिकल्पना विरासत में ही मिली। उसके बाद चेतना जालान, कलकत्ता में महिलाएं बहुत आगे आई हैं। अनुराधा कपूर उन कुछ एक निर्देशकों में से हैं जिन्होंने नए नए प्रयोगों के माध्यम से नाटकों की प्रस्तुति की। इनके काम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उन्होंने मनसज्जा में चित्रकारी का सहयोग लिया। स्त्री पुरुष समीकरण की जटिलता इनके रंगकर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वीडियो स्लाइड, और आपने देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा तो अनुराधा दी ने अपने नाटकों में ये सारे प्रयोग बहुत खुलकर किए हैं, वीडियो स्लाइड, फिल्म फुटेज वगैरह। उसके बाद अनामिका अक्सर का अगर हम जिक्र करते हैं तो रंगमंच में कथ्य, कविता, संगीत, अंग संचालन, इनको ना अद्भुत ढंग से जोड़ने का प्रयास किया और एक नई संपूर्ण भाषा को खोजने की दिशा में इन्होंने कई कई प्रयोग किए। अमला राय ने अपनी लिखी कविताओं और छोटे छोटे नाटकों में देह गतियों और संगीत और नृत्य का प्रयोग करके औरतों को रंगमंच में आने के लिए प्रेरित किया। ये सबसे बड़ा काम किया, औरतों को रंगमंच पर आने के लिए प्रेरित करना। ये अपने आप में एक क्रांति थी। फिर अरुंधति नाग
एक बेहतरीन निर्देशिका के रूप में हमारे समक्ष हैं। कलकत्ता में आप डॉली बसु का भी हम नाम ले सकते हैं। हालांकि वो बंगला की नाट्य निर्देशिका रही, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी नाटक किए हैं। और रमनजीत कौर चूँकि मूलतः ही अंग्रेज़ी में नाटक करती हैं, लेकिन हिंदी में भी इन्होंने हिंदी रंगमंच के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाई है। इस सूची में इसी नाम की जो नाम जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आप मेरा नाम लेंगे निश्चित तौर पे। नाटक की शुरुआत 84 में की थी, लेकिन उस वक्त वो स्कूली और कॉलेज वाले रहे। लेकिन मैंने और अजहर ने मिलकर 1994 में हमने अपनी नाट्य संस्था लिटिल थेस्पियन बनाई। हमारे भी रंगमंच का सफ़र 26 वर्षों का हो गया है और मैंने कई नाटक लिखे जो आप तक पहुँचे हैं, आपने देखे हैं, आपने पढ़े हैं। और कई नाटकों के निर्देशन वो भी आप में से कईयों ने देखा है मेरा काम, अभिनय। लेकिन मैं मूल तौर पे ना अपने आप को अभिनेत्री मानती हूँ। मुझे लगता है मैं अभिनय को जीती हूँ। उस वक्त जब मैं किसी कैरेक्टर को करती हूँ ना, चरित्र को, तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा को पा जाती हूँ। हर चरित्र एक स्त्री से मुलाकात होती है मेरी, और उस स्त्री की आत्मा से मुलाकात होती है। और एक आत्मा का जब दूसरी आत्मा से मुलाकात होती है तो आप जानते हैं वो परमात्मा हो जाती है। परमात्मा। अपने बारे में फिर बाद में बात करूंगी। और अच्छा, ये बहुत सारे नाम हैं। मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा उभरता हुआ नाम आप इफ्रा काका लेंगे। लगातार इफ्रा काम कर रही है। बहुत सारे नाम हैं। जो निर्देशक नाम हैं, उसके अलावा अगर आप अभिनेत्रियों का नाम लेंगे तो बहुत सारे नाम हैं। कलकत्ता के बाहर के तो जाहिर सी बात है बहुत काम कर रही हैं। इसमें आप कलकत्ता का नाम अगर मैं लेती हूँ तो अनुभा फतेहपुरिया, श्रावणी रॉय, सेंजू। अच्छा, ये जो नाम ले रही हूँ ये आपको हैरत होगी, सब हिंदी में बेहतरीन अभिनेत्री हैं इनकी। श्रावणी रॉय, सेंजुत्री मुखोपाध्याय, शुभ्रा खेतान अग्रवाल, हिना परवेज, अर्पिता बोस, चांद्रई दत्ता मित्रा, अंजना रॉय, कुमकुम रॉय, अर्चना भट्टाचार्य, कल्पना झा, करुणा ठाकुर, पार्वती शॉ, कुसुम वर्मा। बहुत सारे नाम हैं। तो मैं ये कहना चाह रही कि स्त्रियों की आवश्यकता तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6वीं सदी में ही थी। स्त्री और पुरुष अगर आप किसी एक को हटा देते हैं तो वो काम पूरा हो ही नहीं सकता। और हमारे देश में अर्धनारीश्वर की अवधारणा तो है, तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि स्त्रियों को थिएटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अभी तक मैंने जो जितनी लंबी लिस्ट आपके सामने रखी, क्योंकि ये जो हमारी वरिष्ठ रंगकर्मी, महिला रंगकर्मी रही हैं, उनकी जानकारियां तो मैंने इकट्ठा की थी अपने एक रिसर्च के दौरान। लेकिन पिछले 30 वर्षों में, इन 3 दशकों में और भी बहुत काम हुए हैं, महिला रंगकर्मी आई हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, और आज जब अभी आपसे बात करते करते मुझे लगा कि मैंने जो इतनी लिस्ट बनाई थी, अब मुझे एक और लिस्ट बनानी चाहिए। मैं शुरुआत करूं या अंश इसकी शुरुआत करे, कोई भी करे, शुरुआत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फेसबुक पर ही एक पेज ऐसा भी होना चाहिए जहां पर, या ग्रुप बने, महिला रंगकर्मी, इस शीर्षक से एक ग्रुप बने, और हर महिला रंगकर्मी, क्योंकि ना
इतने लोग काम कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना, हमारा इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी रंगमंच में स्त्रियों की एक सुदृढ़, बहुत मजबूत परंपरा है और एक से बढ़कर एक नए प्रयोग पहले भी किए महिला रंगकर्मियों ने और अब भी कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि महिलाओं का काम संगठित नहीं है। यहीं पे महिलाएं मार खा जा रही हैं। महिलाओं का काम संगठित नहीं है और कुछ टोलियों में बट कर रह गई, ये सारा कुछ रह गया है। अब अपने अपने शहर में कोई किसी का नाम ले ले या एनएसडी में जो महिला रंगकर्मी जुड़ी है एनएसडी से, तो उनका कहीं जिक्र हो जाए, चाहे वो संगीत नाट्य एकेडमी हो तो वहाँ गिने चुने लोगों की चर्चा हो जाए जो खेमेबाजी, या अपने अपने शहर में भी ना हर कोई खुलकर अपने अपने शहर की महिला रंगकर्मियों का जिक्र नहीं करता। मुझे बड़ी हैरानी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ना नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए, अगर किसी शहर में 4 स्त्रियां काम कर रही हैं और आप किसी 1 या 2 का नाम सिर्फ लेते हैं और आप बाकी 2 या 3 का नाम नहीं लेते हैं, तो इससे उसका नुकसान जो है, उसका क्या नुकसान? सिर्फ ये कि उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन रंगकर्म में तो आप सब जानते हैं, रंगकर्म से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति जानता है कि वो अपने जुनून की खातिर रंगमंच से जुड़ा है। पुरस्कार, अनुदान, ये सारी बातें बहुत बाद में आती हैं। पुरस्कार कितनों को मिल जाता है? तो क्या सिर्फ पुरस्कार के लोग जुड़ते हैं रंगमंच से? नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ शायद। तो रंगमंच से तो हर कोई अपने जुनून, अपने पागलपन के लिए, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता, वो अपने लिए जुड़ा हुआ है। अब जब हर व्यक्ति अपने लिए रंगमंच से जुड़ा है और रंगकर्म में ईमानदारी से समर्पित होकर कर्मठता के साथ काम कर रहा है, तो फिर अगर आप 2 की चर्चा करते हो, 4 की चर्चा नहीं करते हैं, तो आप इतिहास के अपराधी हो, इतिहास के गुनहगार कहलाएंगे। क्योंकि इतिहास आपसे प्रश्न पूछेगा कि तुमने 2 का नाम लिया और 4 का नहीं लिया, क्यों? तुम्हारा क्या स्वार्थ था? तो हर शहर में ये स्थिति है। मैं ये चाहती हूं कि एक जो पोर्टल बने, एक जो महिला रंगकर्मी के नाम से ग्रुप बने, जिसमें हर महिला रंगकर्मी खुद अपना डिटेल, जिसको कहते हैं बायोडाटा, वो डाले। हमारे पास एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए कि शहर में कितनी महिला रंगकर्मी काम कर रही हैं। अब ये कौन इकट्ठा करेगा? किसी एक, अगर कोई सरकारी संस्थान ये काम नहीं कर रहे, जबकि ये काम मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली उसे करना चाहिए या राज्य अकादमियों को करना चाहिए, किसी, क्योंकि उनके पास संसाधन हैं, किसी को फेलोशिप दे सकते हैं, इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए नहीं कर रहा है कोई, तो हम भी ना करें, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में हम आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच के संघर्ष को अभी नए रूप में देख रहे हैं। और जिस तरह स्त्रियों का प्रभाव रंगमंच पे पड़ा है, उसी तरह रंगमंच का प्रभाव भी स्त्रियों पे पड़ा है। अब किसी स्तर पर लालसाओं के अतिक्रमण ने घमंड और उत्तेजना को जन्म दिया है, तो कहीं कहीं कोई पारिवारिक दुश्वारियां पैदा हुई, लेकिन समाज के तीव्र विकास ने रंगमंच को भी तेजी से प्रभावित किया। इसलिए मैं फिर कहती हूं, एक ऐसा पोर्टल बनना चाहिए जहां पे हर महिला कर्मी को एक आसानी हो कि वो अपनी पूरी जानकारी, एक डिटेल बायोडाटा, अगर किसी रंगकर्मी, महिला रंगकर्मी को इस ग्रुप के, जो ग्रुप बनाया जाए, उसके बारे में नहीं पता चलता है तो उसको बताया जाए, या मेरे पास किसी की जानकारी है तो मैं दे दूं, अगर आपके पास जानकारी है तो आप डाल दें उसकी जानकारी। कहने का मतलब है कि अगर ईमानदारी से हम, जो काम अब तक नहीं हुआ वो होना चाहिए, और महिला रंगकर्मियों की डिटेल यानी एक विस्तार में उनके कामों की चर्चा होनी चाहिए, उनका बायोडाटा हमारे सामने होना चाहिए, तभी हम सही मायने में महिला रंगकर्मी की महत्ता और उसकी आवश्यकता पर बात कर पाएंगे।
अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो टुकड़ों में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आवश्यकता तो एक परिवार सिर्फ एक पुरुष नहीं चला सकता, महिला स्त्री की तो आवश्यकता है। हम सिर्फ पापा या बाबूजी नहीं बोलते हैं, हमें माँ पापा अम्मा ज़रूरत है। सिर्फ पति नहीं होते हैं, पत्नियां भी होती हैं। ठीक उसी तरह से रंगमंच में सिर्फ अभिनेता नहीं हो सकता, अभिनेत्रियां होती हैं। और अभिनेत्रियों के संघर्ष के बारे में मैंने शुरू में ही बताया, दोहरा संघर्ष है। घर परिवार की आसानियां उन्हें नहीं मिलती है। कुछ परिवारों को हम छोड़ दें जहाँ पर एक ट्रेडिशन के रूप में ये चल रहा हो। इसलिए ज़रूरी है कि विभिन्न स्तरों पर हम सेमिनार करें, महिलाओं के लिए संगोष्ठियाँ करें, वर्कशॉप का आयोजन करें। और ये जिम्मेदारी सभी संस्थानों की है कि वो खास तौर पे विशेषकर महिलाओं के लिए, महिला रंगकर्मियों के लिए इस तरह के आयोजनों को करें, ताकि स्त्रियों की भागीदारी रंगमंच में सशक्त रूप प्राप्त कर सके। अंत में मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। और मुझे अंश ने कहा था कि मैं एक दो कविताएं भी रखूं, तो निश्चित तौर पे मैं कविताएं भी रखूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रंगमंच पर स्त्री का लक्ष्य कला की विभिन्न पहलुओं के लिए, दर्शकों और जनता के लिए और स्वयं उसके लिए एक विशिष्ट स्थान रखता है। और ये सच है कि स्त्रियों ने रंगमंच को मानवता के हित में समृद्ध किया है। जीवन के दूसरे अन्य क्षेत्रों की तुलना में रंगमंच पर ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। मैं आपको मेरे साथ जब बहुत से लोग बात करते हैं तो मुझसे कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि आपको भी लगा कि जब मुझसे सवाल करते हैं कि आपको लगता है कि स्त्रियों में भी कोई ताकत होती है, विशिष्ट ताकत, तो मुझे हैरानी होती है। मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं, हर जीव में अपनी एक विशिष्ट ताकत होती है, हर जीव में होती है, तो स्त्री में क्यों नहीं होगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्त्रियां अगर कमजोर होती हैं तो क्यों, मां के गर्भ से ही तो कमजोर पैदा नहीं होती ना। अपने कमजोर जन्म के लिए तो वो दोषी नहीं हो सकती। तब ये सवाल उठना चाहिए कि किसने सबसे पहले स्त्री का जीवन कमजोर बनाया। माना कि भी कुछ तो कुदरती कारण है कि शारीरिक तौर पर हम पुरुषों से कम होती हैं, लेकिन क्या ये मजबूती बनाई नहीं जा सकती अभ्यास या कुछ इस तरह से। किसके छल कपट का शिकार बनकर स्त्री अपना बोझ सर पर लादे नरक की यंत्रणा झेलती है। ऐसी स्त्रियां ही जानती हैं कि उनका जीवन कितना असहनीय होता है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरे लिए तो मैंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा, न शादी से पहले न शादी के बाद। और मेरी ये मानसिकता कि मैं कमजोर नहीं समझती थी, अपने आप को कभी नहीं समझती थी, तो इसी वजह से मुझे परिवार में हमेशा से बहुत सहयोग मिला, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। और इसीलिए मेरी तो दुनिया एकदम ऊंची उड़ानों वाली दुनिया है। जैसे मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं घंटों स्टेज पर अभिनय करती रहूं और लोग मुग्ध होकर मुझे देखते रहें। जैसे जैसे मैं भावनाओं के सागर में उतरूं, डूबूं, वे भी मेरे हमसफर बन जाएं। उनकी भी आंखों में आंसू
पड़े मेरी तरह जब मेरी आंखों में आंसू आए तो। उनके भी गलों से मेरी चीख निकल जाए, या मेरी हंसी के साथ साथ चारों तरफ हंसी का वातावरण हो जाए। इसी हंसी पर मुझे एक बात याद आई। जब छोटी थी, अच्छा, लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए, हमें बचपन में कह दिया जाता है। मैं बड़ी जोर से हंसती थी तो मेरे दादू ने कहा जोर से नहीं हंसते। मैंने कहा क्यों? मैं और जोर से हंसने लगी तो दादी ने कहा क्या तरीका है? मैंने कहा दद्दू आप हंसी को कैसे रोक सकते हैं? हंसना रोना ये सब तो अधिकार में मिला है ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे बच्चों से घिरी रहूं, उन्हें अभिनय, कविता, कहानी ये सब सिखाऊं और उनके ख्वाबों की पतंग आसमान में लेकर मैं खुद उड़ जाऊं। और फिर कभी कभी दिल चाहता है कि मैं ना अचानक रंगमंच को एक प्लेन बना के और उस पर मैं सवार होकर उड़ जाऊं। और तेज, कभी लगता है कि तेज गति में साइकिल चलाऊं, जबकि ना मुझे प्लेन चलाना आता ना साइकिल चलानी आती, लेकिन कल्पनाएं मेरी बड़ी ऊंची ऊंची जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है और मुझे लगता है कि हर कलाकार के दिल में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एक कलाकार के दिल की बात बोल रही है। अभी स्त्री और पुरुष के विषय से अलग हटकर मुझे लगता है मेरी तरह हर कोई चाहता होगा कि बहुत बड़ी भीड़ हो, दर्शकों का बहुत बड़ा हुजूम हो और लोग नाम लेके नारा लगाएं, उमा उमा उमा, या फिर जो भी कलाकार है। स्त्रियों का समाज, रंगमंच हो, लेखन हो, परिवार हो, सहज किसी के लिए भी नहीं है। मैं तो बस अपने हर एक रंगकर्मी से, हर एक रंगकर्मी, लिंग भेद से परे, मैं उमा झुनझुनवाला ये ख्वाहिश रखती है कि आप अपने रंग साथी, अपने रंग साथी का जिक्र आप करें, बार बार करें और उनके इतिहास को इकट्ठा करें। अधूरा कुछ भी हो वो खतरनाक होता है, वो अधूरा होता है। अधूरा इतिहास, अधूरा सच, अधूरी दृष्टि, अधूरी दुनिया, अधूरा घर, अधूरा रंगमंच। जो अधूरा है वो अधूरा ही रहता है और ये पूर्ण तभी बनता है जब आप ईमानदारी से सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबका जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने अभी 40 मिनट लगभग होने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मुझे अभी और कुछ कहना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इस पेज में तो किसी के कमेंट वगैरह भी नहीं आ रहे हैं कि मैं समझ पाऊँ कि किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो या कुछ पूछना चाहता हो तो मैं प्रश्नों के जवाब दे सकूं। चूँकि ये पेज पर लाइव है तो इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक दो कविताएं कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। तो मैं अपनी कविताएं आपके सामने रखती हूँ। पहली कविता रखती हूँ मैं, भीड़ और प्रेम। होती हूँ जब भीड़ में एकदम अकेली होती हूँ,
देख पाती हूँ तब सबके चेहरे, अंकित होती है जिन पर अकेलेपन की बेहिसाब इबारतें। चमचमाते अभिशाप के मकड़ जाल में ढोंगी खोखले और बोझल रिश्ते दम तोड़ देने को आतुर व्याकुल दिखते हैं। कामयाबी की सीढ़ियों पर अरमानों की निर्मल नदियां सूख चुकी होती हैं। नाभियों पे प्रेम सड़ते फैलते बिखरते दिखते हैं। इस प्रयास से उत्पन्न आकर्षण अंधेरे को चौड़ा करते हैं, नर्म उजालों को निगलने में मग्न रहते हैं। एक दूजे में जकड़ी दे जहां तहां रेंगती जाती है। लपलपाती जीवा से रिश्ता लहू वीर्यपात बन गर्भ को गुफा बनाने की स्पर्धा में लगे होते हैं। मैं इस भीड़ के कोने में बैठी सामूहिक एकाकीपन से घबराए लोगों को रेंगते भागते मुंह फाड़े उल्टियां करते इस अटपटेपन में प्रेम की भाषा सीखने सिखाने की होड़ में देख रही थी। मगर भीड़ में कभी प्रेम था ही नहीं। भीड़ में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ, भीड़ में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। आपके समक्ष एक और कविता रखती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। मैंने मेरी किताब आई एक औरत की डायरी से। आपकी भोपाल से है जयंतो देशमुख दा। मुझे खुशी है कि जयंतो दा इस किताब पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसे वो प्रोडक्शन के रूप में लेके आ रहे हैं। तो मैं अभी से बड़ी रोमांचित हूँ अपनी किताब को स्टेज पर देखने के लिए। मैं बहुत रोमांचित हूँ। उसी किताब से एक पन्ना में पढ़ रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। चूँकि हम स्त्रियों को लेके बात कर रहे थे तो मैंने कविताएं या नाटक जो भी लिखे हैं उसमें मुख्य विषय हमेशा स्त्री रही हैं। इस किताब में मैंने जो दिनांक लिखे हैं वो दिनांक मैंने समय को बनाया है। जैसे इसका जो दिनांक है, एक सुबह नदी किनारे। एक बार एक सुबह एक स्त्री नदी किनारे बैठी बहती जा रही थी। उसकी सांसों की महक से हवा में मदहोशी फैली थी। उसके गालों पे चमकते आंसू बर्फ में चमकते हीरे प्रतीत हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे फसलों पर सूरज चमक रहा हो। स्त्री बहती नदी को अपनी कोमल उंगलियों से इस तरह स्पर्श कर रही थी जैसे बीते पलों को छूने की कोशिश कर रही हो। उसकी उंगलियों की कंपन को मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। किसी चुंबकीय आकर्षण की तरह मैं उसकी तरफ बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों मैं उसके करीब पहुंच रही थी, त्यों-त्यों वो राख में तब्दील होती जा रही थी। मैं अचंभित सी जब वहां पहुंची तो हवन कुंड जैसी एक समाधि नजर आई जिस पर एक लाल फूल चमक रहा था। ये लाल फूल तो उसके जोड़े में नजर आया था मुझे। मैंने हौले से उस फूल को उठाया। मैंने देखा मैं ज़रा सा अचानक क्यों भूल गई मैं।
ये लाल फूल तो मुझे उसके जूड़े में नज़र आया था। मैंने हौले से उस फूल को उठाया और उस स्त्री के न होने की वेदना मेरे आँखों से ज्यों ही बहने लगी, उस समाधि से आवाज़ आई, रो मत, स्त्रियां कभी नहीं मरती। स्त्री हवाओं में बसी खुशबू के समान होती हैं, पंछियों की चहचहाहट में, फूलों की मुस्कुराहट में, टिमटिमाते तारों में, चांद से टपकती आद्रा की बूंदों में। चांद से टपकती आद्रा की बूंदों में, सुबह की ओस में, अजानों और मंत्रों की ध्वनि में, हर खूबसूरत वादों में, बदसूरत चोटों की पीड़ा में, हर लम्हे में होती है स्त्री। इसलिए रो मत, स्त्री कभी नहीं मरती। सारी बातों का कुछ जादुई असर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उस लाल फूल को अपने बालों में टांक लिया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। नदी ने जैसे मुझे चूम लिया और फिर मैं नदी में विलीन होती गई। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि स्त्री महिला रंगकर्मी की महत्ता और उसकी आवश्यकता पर मैंने जो बातें रखी वो आप सबके लिए लाभदायक होंगी। और मैंने जो प्रस्ताव रखा है, मैं चाहती हूँ कि कोई नहीं तो इसकी शुरुआत मैं खुद करूँ। क्या मैं कैसा ग्रुप बनाएं जिसमें सभी महिला रंगकर्मियाँ खुद आकर वो अपना पूरा कंप्लीट विस्तृत एक विस्तार में अपना बायोडाटा डालें, ताकि वो सब के लिए इजी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, सहज उपलब्ध हो जाए। और फिर हमें खोजना नहीं पड़े कि हमारे देश में, भारत में कितनी महिला रंगकर्मी काम कर रही हैं, निर्देशक के तौर पे, अभिनेता अभिनेत्री के तौर पर, लेखन के क्षेत्र में, रंगमंच से जुड़ी हर विधा के रूप में, किसी भी रूप में महिला रंगकर्मी कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं, ये एक विस्तृत जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इस कार्यक्रम को अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कोई सदस्य देख रहे हो या कोई भी देख रहा हो, रंगकर्मी से जुड़े जो भी देख रहे हो, वो इस बात पर ज़रूर विचार करें। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और देवांशी को एक बार फिर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंश को भी कि भोपाल में बहुत अच्छा काम करें, अलखनंदन दादा की जो परंपरा है उसे आप आगे बढ़ाते रह पाएँ। आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सबको मेरा नमस्कार।